लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। 102 सीटों पर जो मतदान था वो हो चुका है और अब कल यानी कि 26 अप्रैल को 88 सीटों पर और मतदान होगा। 7 चरण में कुल मतदान होना है और हरियाणा के अंदर जो छठा चरण होगा उसमें 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा को लेकर भी तैयारी है। चुनाव को लेकर सबके अपने मुद्दे होते हैं, युवा के, किसान के, मजदूर के, बेरोजगार के, महंगाई का, इस प्रकार के तमाम मुद्दे होते हैं जिन पर चुनाव चलता है। हालांकि भले ही आज चुनाव के मुद्दे इन सब से हट करके, चाहे वो पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, उन सब ने ला करके हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, जाति क्षेत्र इसमें ला के रख दिया। लेकिन जो असल मुद्दे हैं चुनाव के, जिन पर चुनाव होना चाहिए, वो असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, युवा परेशान है, किसान परेशान है, किसानों के आंदोलन हुए, कमेरा वर्ग परेशान दिखाई देता है, उद्योगों के अंदर सुविधाएं क्या हैं, क्या मिलनी चाहिए, इंफ्रा में क्या होना चाहिए, और इन्हीं मुद्दों पर हम लगातार आपसे बातचीत करते रहते हैं। हरियाणा के अंदर कर्मचारियों का लगभग 10 साल से जो सरकार चली, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि इसको डबल इंजन सरकार कहा जाता है, इस सरकार के दौरान में चाहे केंद्र सरकार को लेकर के हो, चाहे हरियाणा सरकार को लेकर के हो, लगता नहीं कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन कोई कर्मचारी संघ आंदोलनरत ना रहा हो पूरे 10 साल में। तो कर्मचारियों के क्या मुद्दे हैं, कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, पेंशन विसंगतियों को लेकर के और विभिन्न विभागों में खाली पदों को लेकर के, जो कर्मचारियों के तमाम मुद्दे हैं, इन सबको लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुभाष लांबा जी। वैसे तो सुभाष लांबा जी के बारे में लोग जो खासकर कर्मचारियों के बारे में बात करते हैं वो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं परिचय करा दूं कि सुभाष लांबा जी हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लांबा जी, आपका स्वागत है देश रोजाना में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी लांबा जी बता रहा था, जब परिचय दे रहा था आपका, उससे पहले मैंने बताया कि ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा शायद जब कर्मचारियों ने हरियाणा में आंदोलनरत ना रहे हों। क्या कारण है? आपकी मांग पूरी नहीं होती या आपकी मांग बढ़ती जाती है? नहीं, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये अक्सर हमारे से पूछा जाता है जी, कि कब मांग पूरी होंगी और कब ये आंदोलन रुकेंगे। दरअसल ये मांग, कुछ हमारी मांग है, कुछ समस्याएं हैं, और कुछ जो है, क्योंकि हमारी नौकरी सुरक्षा तभी है तब पब्लिक सर्विसेज बेटर हों, तब जनता को हम अपनी सेवाएं दे सकते हों जी, जनता हमारे को अप्रिशिएट करे, तो हम अपने आप को मानते हैं कि भाई हम ठीक काम पे लगे हुए हैं। कर्मचारियों के जैसे मुद्दे हैं जी, जैसे आपने अपनी शुरुआती दौर में बोला, सरकार जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से कर्मचारियों के मुद्दों से मुंह फेर रही है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल में, जो प्रदेश के कर्मचारियों का प्रमुख संगठन है, जिसमें सैकड़ों यूनियनें, विभाग की यूनियनें जुड़ी हुई हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जी, उससे सरकार बात ही नहीं कर रही है। कई दौर की बातें आपकी जो चर्चाएं रहती है, कई दौर की बातचीत जी, क्योंकि वो मुख्य हमारा संगठन है, उससे बात नहीं कर रहे हैं जी। अब आप देखेंगे कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार हड़ताल पर है। जो ये हमारी CITU से संबंधित हमारी आंगनवाड़ी है जी, आशा है, मिड डे मील है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, ये निरंतरता में आंदोलन में है। राजस्व हमारे पटवारी हैं, उन्होंने इस कार्यकाल में 3 बार हड़ताल पर चले गए हैं। और अगर हम देखते हैं, चाहे हमारे टीचर हैं, चाहे बिजली वाले हैं, ये लगभग जी पिछले लंबे समय से हड़ताल पर हैं। सरकार का जो नजरिया है या जो रुख है वो बहुत ही निंदनीय है। शुरुआती दौर में हम आंदोलन हड़ताल पर नहीं आते, सरकार को हम अपना मांग पत्र देते हैं जी। मांग पत्र से हम आग्रह करेंगे कि बातचीत करो और जो हमारी बात जायज है उसको मानो जी।
क्योंकि हम भी इस देश के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, देश के विकास में हमारा भी योगदान है, तो हमारी बातों को सुना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कोई बात नहीं करेगी, उस बातचीत करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा जी, हड़ताल करनी पड़ेगी। अब आंदोलन तो उसको छोड़ दो अब कि भाई एक दिन की प्रोटेस्ट होगा, एक दिन का हड़ताल होगा, नहीं बनेगी बात। लंबी हड़ताल करनी पड़ेगी। तो सरकार क्या कहेगी? क्या हड़ताल के अलावा, कुछ जर्नलिस्ट भी ये कहेंगे, क्या हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं था? लेकिन सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई हड़ताल की नौबती क्यों आई, जब इन्होंने मांग पत्र दिया है, समन पत्र दिया है, टोकन प्रोटेस्ट किया है, जब बात क्यों नहीं की? तो फिर बात मतलब 3-4 चरण पहले हो जाते हैं आंदोलन में जाने से पहले, फिर हम लंबी हड़ताल पर जाएंगे, फिर सरकार बात करेगी। जी, सरकार की कोशिश क्या रहेगी कि इनकी एक भी बात को ना माना जाए। लेकिन अगर हमारी बातों में दम है, हमारे उसमें तर्कों में जान है, तो सामने बैठने वाले अधिकारी मना नहीं कर पाएंगे जी, तो उसको मानना पड़ेगा। फिर कोशिश क्या रहेगी कि जो बात मानी गई है उनको इम्प्लीमेंट ना करें। फिर हमें हड़ताल कब करनी पड़ेगी? मानी हुई मांगों को लागू करें। पहली हड़ताल आपकी हुई बैठक करने के लिए उनसे, दूसरी हड़ताल हुई बैठक के अंदर बात मनवाने के लिए, तीसरी हड़ताल आप कह रहे हो कि उसके अंदर इंप्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है। चौथी हड़ताल कब होगी कि तोड़ मरोड़ करके पेश की है, जो सहमति हुई थी उसका ज्यों का त्यों लागू नहीं किया, नहीं किया जी। अब हमारी परेशानी को देखे ना कि हम क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, ये तो हो गए एक जर्नल जी। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जैसे पब्लिक सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है जी, एजुकेशन, पानी है, हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, पानी वाटर सप्लाई में आ गया, जी जी, सब आ गए। या हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, इसको सरकार ने अगर बेटर सर्विस देनी है तो इनको मजबूत करना पड़ेगा जी। मजबूत कैसे करेंगे? आवश्यक संसाधन दे करके, मूलभूत ढांचा मजबूत करके, जो पोस्ट खाली पड़ी है उनको भर करके। बिल्कुल। लेकिन सरकार का जो नजरिया है वो ये नहीं है जी। सरकार का नजरिया क्या है कि हम इन सर्विसेज को आउटसोर्स करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को बोला जी कि सरकार का काम व्यापार करने का नहीं है, वेलफेयर स्टेट है हमारी, हम जनता को सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जरूर नहीं सरकारी डिपार्टमेंट से कराएंगे, देख लेंगे किसको देना, आउटसोर्स से करवाएंगे। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके ये जो आया नया एक कंसेप्ट आया है, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसके नाम पर इन सर्विसेज को प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे करके दिया जा रहा है जी। अगर ये प्राइवेट ये जो सर्विसेज हैं, इसको हम ये कह सकते हैं जैसे दूसरे उसमें पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, पीएसयूज जी, पीएसयूज जी, या सरकारी डिपार्टमेंट, ये कुछ चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं जी। अगर ये आउटसोर्स हो जाएगा तो ये जो रिजर्वेशन की बात करते हैं वो किसको मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में तो मिलेगा नहीं मिलेगा जी। मैं ये कहूं कि आरक्षण लागू रहेगा, कोई नहीं हटा सकता, लेकिन जहां लागू होना है वो डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, वो पीएसयूज नहीं रहेगा, वो रेलवे नहीं रहेगा। मतलब एक तीर से दो निशाने हो गए, ये 3 निशाने हैं। एक तो जो कर्मचारियों की जो मांग कर्मचारी करते हैं वो बंद हो जाएगा, हाँ, प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, और आरक्षण की जो बात है वो ठंडे बस्ते में खत्म हो जाएगी जी। फिर जिसको मोबिलाइज करना है वो मोबिलाइज भी हो जाएगा, जिसको हम देंगे वो मोबिलाइज भी हो जाएगा। जी जी जी। हम ये कह रहे हैं कि साहब ये तरीका ठीक नहीं है, वेलफेयर स्टेट है। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी खुले थे देश की आजादी के बाद जी, ये था कि पब्लिक सर्विसेज देने का काम सरकार का है। सरकार कैसे देगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खोले, जी जी, उसमें भर्तियां हुई, जी, करोड़ों करोड़ लोगों को नौकरी मिली, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन थी उसको नौकरी मिली जी, और सरकार द्वारा ये सारी पब्लिक सर्विसेज प्रदान की गई। और उसी का परिणाम है कि देश कहां से कहां पहुंच गया। डिटेल टाइम नहीं है बताने का, लेकिन कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन अब इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से बदल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, वो जो दौर था वो 90 तक का दौर अलग हो गया, फिर 90 के बाद में ये नवोदारीकरण की नीतियां आ गई, वो दौर एक अलग हो गया। अब ये जो तीसरा दौर है
ये उस दूसरे दौर को और स्पीड अप कर रहे हैं। लामा जी, मैं एक बात आपसे बीच में जानना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। अभी आपने कहा कि पिछले 5 साल आंदोलन में निकल गए, उससे पहले 5 साल भी लगभग ऐसे ही थे। आप कर्मचारी नेता हैं, तो रिटायरमेंट भी आपकी हो चुकी। मैक्सिमम मैंने जो देखा है आज तक, सरकार कोई भी रही हो, कर्मचारियों का लाल सलाम जारी रहता है, पहला बात तो। दूसरी बात, कौन सी सरकार आपको ये लगता है कि आपने ये कहा कि इस सरकार में बात भी नहीं की जाती थी, कौन सी सरकार उदारवादी रही जिसका रवैया रहा कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको सुना जाए और उनमें से जो पूरी होने वाली हैं वो साथ साथ की जाए या उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, हम ना लंबे समय से ये कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और सरकार हमने तो भजन लाल जी की भी देखी, ओम प्रकाश चौटाला जी की भी देखी, उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी देखी, और अब ये जो भाजपा सरकार है ये भी देखी। मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी। सैनी साहब का तो खैर नया नया काम है। हाँ, ये तो अभी नए आए हैं, नहीं कह सकते हम। लेकिन ये जो इशू है, लगभग इन नीतियों पर सब लगभग एक जैसे हैं, सभी सरकारें, कोई अंतर नहीं है। हाँ। कर्मचारियों को मुद्दों पे उनकी पिटाई करने पर 19-20 का अंतर है। पिछली सरकार में इस सरकार में अंतर क्या है कि उस सरकार ने एस्मा नहीं लगाया, आंदोलन करते थे, बातचीत कर लेते थे, कोई एक आधी मांग, कुछ मांगों का समाधान होता था, बाकी का नहीं होता था। पॉलिसी मैटर पर वो भी ऐसी थी, ये भी ऐसी है। लेकिन ये है कि थोड़ी सुनवाई हो जाती थी, इतना भर अंतर है। बाकी मतलब अगर हम देखेंगे तो उस सरकार का भी लाठीचार्ज भी है और इस सरकार में लाठीचार्ज है। मतलब कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। मतलब, इसलिए जो आप कह रहे हैं, सरकार कोई भी रही तो जब इन नीतियों को लागू करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन भी निरंतरता में रहेंगे। और उसी का परिणाम है कि जितना मैंने कार्यकाल ये गिनवाया है, सबके कार्यकाल में कर्मचारी मजदूरों के आंदोलन रहे। उन आंदोलनों के दम पे ही कुछ रेगुलाइजेशन हुई है, कुछ ये विभाग बचे हैं, अदरवाइज ये बहुत पहले से ही निजी हाथों में जा चुके होते हैं। तो ये निरंतरता लड़ाई चली हुई है। लामा जी, हरियाणा में, मैं हरियाणा की बातें आपसे करूंगा, कितने बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय। राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता, वो अलग अलग श्वेत पत्र लेके आ रहे हैं कि फला एजेंसी कह रही है इतने % है अनएम्प्लॉयमेंट दर है, दूसरी पार्टी कहती है इतने % है, दूसरे सर्वे ने इतना कह दिया। आप लोग निरंतर संपर्क में रहते हैं सिस्टम के। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो क्या लगता है हरियाणा में कितने % तो खाली वैकेंट पोस्टें पड़ी होंगी और कितने और पद सृजित किए जा सकते थे पिछले 10 साल के अंदर? देखिए, ये जो पदों का सर्जन है ना, उसका जो पैरामीटर है वो एक तो वर्कलोड जी, और एक पॉपुलेशन। समझाने के हिसाब से मैं कहता हूँ बिल्कुल दूसरा पॉपुलेशन है। जैसे रोडवेज में कितनी बसें हैं जी, उस बसों के कैलकुलेशन होगी। बिल्कुल, एक बस पे 6 या 7 एम्प्लॉइज लगते हैं, ड्राइवर कंडक्टर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, सारे मिला के। ऐसे ही बिजली है, फिर शिफ्ट भी हो गई बस में। हाँ, बिजली है, उसके कनेक्शन कितने हैं जी, एग्रीकल्चर कितने हैं, डोमेस्टिक कितने हैं, ये है। तो कितना बड़ा एरिया हुआ। हाँ, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। अगर हम देखें 1980 के 80 के दशक में 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं और 1.25 लाख के करीब पॉपुलेशन है। और आज गिनती नहीं करवाई इन्होंने। हाँ, गिनती नहीं हुई, करवाना चाहिए था, हुई नहीं। लेकिन जो मोटे तौर से हम कहें कि लगभग 3 करोड़ जनसंख्या होगी, थोड़ा बहुत कम हो सकती है जी। और कर्मचारियों की संख्या जो है वो 2.25 के करीब है। 2.25 लाख, 2.25 लाख के करीब। मतलब कर जनता तो हो गई, जो पॉपुलेशन तो हो गई वो 3 गुना से भी ज्यादा। हाँ, लगभग 3 गुना। और जो संसाधन कर्मचारियों की संख्या है वो घट गया, लगभग 30% घट गया, 35% घट गया। हाँ। 4 लाख से 3.25 लाख आ गया, 3.25 लाख है, जो 12 लाख हो जाना चाहिए था। हाँ। अगर उसी लिहाज पे देख लें, उसी लिहाज पे जिस लिहाज से पॉपुलेशन तो 8-10 लाख कर्मचारियों की यहाँ मतलब कमी है। ये तो हो गया पद सृजित हो सकते थे। हाँ, पद सृजित। अगर वर्कलोड और पॉपुलेशन का देखें तो आज हमारे पास 10 लाख के करीब पद होने चाहिए थे, 2.25 लाख के करीब हैं।
3 लाख लगा लो, तो 7 लाख तो यही बच गए जी। तो इतनी बड़ी संख्या में जब पोस्ट खाली हैं और जनता क्या कहेगी, कर्मचारी काम नहीं करते। अभी कल ही एक सर्वे आया था कि 800 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। एक भी टीचर नहीं, हरियाणा एक भी टीचर नहीं हरियाणा का। बताइए आप फिर क्या कहेंगे, बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में। अरे बच्चे कहाँ से आएंगे जब टीचर ही नहीं है। नहीं, अगर एजुकेशन की बात करें तो हरियाणा सरकार ने कई स्कूलों को बंद करने का किया कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या, मेरे पिताजी बीमार हैं जी, तो क्या करेंगे आप, हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे बिल्कुल, उसका इलाज और कराएंगे। कोशिश होगी जो नजदीक होगा वहाँ जाएंगे। नजदीक होगा, हाँ, दूर होगा, अगर नजदीक वाले में सुविधा नहीं, दूर नजदीक सुविधा मिलेगी तो वहाँ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इलाज कराएंगे, उसको ठीक कराएंगे। सेम ऐसे ही अगर किसी स्कूल में बच्चे नहीं है, आपने क्या प्रयास किए जी, आपने क्या प्रयास किए। फिर एक और कुतर्क देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, टीचरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं है। क्यों, जब वहां टीचर ही नहीं है, मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद क्यों करूंगा जी, नहीं करूंगा मैं। इसलिए इस पर चर्चा नहीं है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं है। मतलब सिंपल निकाल लिया कि बच्चे नहीं आ रहे, स्कूल को बंद कर दो। वो ये चाहते हैं बच्चे ना आए और हम स्कूलों को बंद करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें, प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं। अब ये जो नया कंसेप्ट लेके आए हैं, चिराग योजना, मॉडर्न संस्कृति स्कूल, मतलब इसमें तो गजब ही हो रहा है जी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें जाएंगे बच्चे, मॉडर्न संस्कृति स्कूलों में जाएंगे तो पैसे जो है मतलब 7 मिडिल तक, फिर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, हाँ 700, 900, 1100 और सरकार देगी। और अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार देगी, और इसमें जाएंगे तो खुद देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नहीं चाहते सरकारी स्कूल रहे। ठीक बात, बिल्कुल। और आपकी उम्र के, मेरी उम्र के जितने भी आईएएस और आईपीएस और जितने बड़े अधिकारी हैं, लगभग सरकारी स्कूल में 8-10 आने में पढ़ करके हम आ गए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज हालत देखिए, प्राइवेट स्कूलों की देख लीजिए आप, 8-8, 10-10, 15-15 लाख मतलब डोनेशन और फीस है। और वहां का जो एजुकेशन की क्वालिटी है और सरकारी स्कूलों की जो क्वालिटी हमारे टाइम में थी, उसका क्या हो रहा है। शिक्षा का तो व्यापार बन गया, शिक्षा व्यापार है। प्राइवेट स्कूलों की बसों का हमने देख लिया, कनीना क्या हालत हुई। हरियाणा एजुकेशन एक्ट है, रूल्स 2003 है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते सरकार जी। तो शिक्षा एक तरीके से चली गई है। तो ये जो पोस्टों की आपने बात करी थी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया कि इन पोस्टों को अगर भरा जाए जी, तो मतलब 10 लाख, पहले 3 है, 7 लाख और ठीक बात है, बिल्कुल कोई तो लगेगा ना, वो नौकरी दी जा सकती है जी। और नौकरी के साथ साथ जनता को बेटर सर्विस भी दी जा सकती है। तो सरकार ना तो बेटर सर्विस देना चाहती, ना बेरोजगार को रोजगार देना चाहती, हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। आप कह रहे हो कि सरकार ने ना पद सृजित किए और ना जो रिक्वायरमेंट थी, जो पहले से तय थे, वो भरे। सरकार कह रही है हमने वो भी भरे, और हमने कौशल विकास निगम से बहुत रास्ते खोले नौकरियों के। जैसे अग्निवीर है, पिताजी बाद में रिटायर होकर आएगा, बेटा पहले रिटायर होकर के आ जाएगा 4 साल में। ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, इसका अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिख रखा है कि आपकी सेवाएं कभी रेगुलर होने का दावा नहीं करेंगे आप। इक्वल वर्क इक्वल वे पे का भी दावा नहीं करेंगे। नहीं जी। वो तो अग्निवीर तो 4 साल के लिए है ना, ये तो 11 महीने के लिए है। एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, 11 महीने का, और फिर 11 महीने बाद उसके बाद देखेंगे शर्तें हैं, ये तो एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें कई पैरामीटर हैं, उस पर अगर फुलफिल करोगे तो आगे विचार कर सकते हैं, ना तो नहीं कर सकते। मतलब कौशल निगम से जो भर्ती होंगे वो कभी परमानेंट नहीं होंगे। नहीं होंगे, उसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, उसमें क्लास में लिख रखा है इसका जो है। और ये बिल्कुल गैर कानूनी है जी। मतलब कोई आप कारपोरेशन बना रहे हैं तो असेंबली में तो वो आएगा ना, असेंबली में नहीं आया। अगर ये गैर कानूनी है तो फिर किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया? आप लोगों ने चैलेंज क्यों नहीं किया? खासकर हम सरकार से कह रहे हैं कि ये आप गलत है, ये इसको रद्द किया जाए। तो कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, हमारी मांग है। कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे जी, सब में करेंगे। अगर आप इसे गलत पहले जो है जो नहीं, आप बेरोजगार हित की बात तो आप करते हैं। अगर आपको लगा कि ये कर्मचारियों के हित में नहीं है जो वहां भर्ती हो रहे हैं,
तो उनके लिए भी तो आपका राइट। सर इसमें ये है कि जैसे हम कोई चैलेंज करते हैं, कोर्टों में जो आजकल है, जी, जी। जजें नहीं है, लंबी लंबी तारीखें हैं, लंबा लंबा समय मिल जाता है। हम जो है इसकी बजाय आंदोलन के दम पे इसको रद्द करवाने का निरंतरता प्रयास कर रहे हैं। ओके। ये मतलब जल्दी हो सकता है, क्योंकि एक इशू बन रहा है ये। जी जी। एक इशू ये है। दूसरा जो हमारा बड़ा इशू है वो ये है कि पुरानी पेंशन वो बहाल होनी चाहिए। पुरानी पेंशन, हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ा मुद्दा है आपका, बहुत बड़ा। और विपक्षी पार्टियां उसको मुद्दा बना रही हैं, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के। विसंगतियां कितनी है इसके अंदर, विस्तार से थोड़ा सा ये जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, ये दो बात हो गई, एक तो पेंशन की विसंगति और एक ये पुरानी पेंशन स्कीम। जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या है कि पुरानी पेंशन ये पीएफ, बताना कि ये सरकार क्यों नहीं करना चाह रही, क्या दिक्कत है उसमें? जी। ऐसा है कि ये पुरानी पेंशन जो है, पीएफआरडी एक्ट, पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट, जी, इन्होंने पास करके 2003 में, मनमोहन सरकार में, यानी कि नहीं, अटल बिहारी सरकार में, अटल बिहारी सरकार ने 3 में उन्होंने इसको पास कर दिया। उसके बाद 4 में सरकार बदल गई, और वो सरकार बाई चांस क्या था कि 62 एमपी उसमें लेफ्ट के भी थे, उस सरकार को जो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल तुम पार्लियामेंट में लेकर के आओगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब 9 में वो सरकार चली गई, मतलब 4 से 9 में जी, उसके बाद फिर ये सरकार इनकी आई, मनमोहन जी की पहले से ज्यादा बहुमत से आ गई, लेफ्ट के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी जी। इसलिए उन्होंने 2013 में, नवंबर 2013 में बीजेपी के सहयोग से, उस टाइम संसदीय दल की नेता, आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट जी, 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 सुषमा स्वराज थी जी, उनसे बातचीत की कि अगर आप इसको सपोर्ट करें तो हम इसको पास करा ले बिल जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नहीं है, ये हमारा बिल था, आपने पिछले 5 साल में लेफ्ट के दबाव में इसको नहीं लेकर आप लाओ, हम आपके साथ हैं जी। तो मिल करके इस बिल को पास कर दिया, यानी कि कांग्रेस भाजपा एक हो गए, बिल्कुल मिल करके पास किया। कोई ये कहे उसने नहीं किया, वो अलग बात है। आज कांग्रेस ये बोल रही है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जी। तो हो सकता है उन्होंने कुछ उससे सबक लिया हो, हाँ, कि भाई गलती होगी। मतलब जब तक लोग वोट दे रहे थे सब भला भला था, जब लोगों को लगा कि अब दोबारा सत्ता चाहिए तो, लेकिन हम उसको भी वो नहीं कर रहे। आज अगर कोई कह रहा है तो चलो, उनको धक्का लगा, 10 साल सत्ता से बाहर रहे, अगर उनकी अब समझ में आया तो अब करें, अब कैसे। लेकिन भाजपा सरकार, स्वयं प्राइम मिनिस्टर महोदय ये बोलते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, राज्य सरकार इसको ना करें। ये जो यूथ है, नौजवान है, उनके विकास के रास्तों को रोकेगा, इसमें बड़ा भारी बजट पैसा खर्च होगा। हम ये करें, पाप नहीं है। ये देश के करोड़ों कर्मचारियों का हक है। अगर ये पाप है तो सारे एमपी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और एमएलए उसी स्कीम के तहत पेंशन क्यों ले रहे, इनको छोड़ना चाहिए। और ये एक बार नहीं, जितनी बार एमएलए एमपी बनेंगे उतनी बार की ही पेंशन है। और एक कर्मचारी अगर 35 साल 30 साल नौकरी करके जाएगा और लास्ट में उसको पेंशन ना मिले तो और काम तो उसने किया नहीं जी, बिल्कुल। तो क्या हालत बनेगी उसकी। इसलिए अब कुछ स्टेट्स ने इनको बहाल किया है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान था जी, जी, हिमाचल प्रदेश है जी, ठीक ना, झारखंड है, इन्होंने बहाल कर दिया। तो उनको हतोत्साहित करने के लिए विपक्षी सरकारों ने किया इसको, हाँ, जहाँ कांग्रेस किया, सेंटर ने उनको हतोत्साहित करने के लिए जो पीएफआरडीए में पैसा था, स्टेट का भी, एम्प्लॉइज का भी जी, उन्होंने कहा इसको रिटर्न करो, तो सेंटर ने मना कर दिया जी कि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे आप। तो अब क्योंकि ये पूरे देश का मुद्दा है, आप वैसे कहीं जाए, हिमाचल की अगर सरकार देखेंगे विधानसभा की, तो 1% से भी कम, मतलब बीजेपी का कम है, उसका ज्यादा है। यही फर्क था, बिल्कुल। सरकार आ गई, 0.9% का फर्क जी, 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 बिल्कुल। और ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है जी। सरकार जानबूझ करके, सरकार का क्या कहना, आपने सवाल पूछा था कि भाई क्यों नहीं कर रहे जी। सरकार का ऐसा कहना है कि इसमें बजट का बड़ा हिस्सा लगेगा,
इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। हम सवाल पूछ रहे हैं, पिछले अगर 10 साल की अगर हम बात करें, लगभग 17 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों को राइट ऑफ कर दिए। कारपोरेट टैक्स जो 14 में 30% था उसको कम करके 22% कर दिया, लाखों करोड़ रुपए की राहत दे दी। लगभग 70,000 करोड़ रुपए लेकर के और भाग गए। तो ये जो है इनके सो कॉल्ड अर्थशास्त्री बोलते हैं, जब इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव नहीं बना तो सरकारी कर्मचारी के पेंशन देने से क्या दबाव, और पेंशन अब नहीं देनी, जो आज काम लगा है वो 30-32 साल के बाद है। जी जी जी। और उसका जो पैसा है, अगर जीपीएफ कटेगा उसका पेंशन वालों का, उस पैसे को सरकार इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर ये पुरानी पेंशन खत्म हुई, जैसे एनपीएस आ गई, इसमें जो पैसे की कटौती होगी उसको सरकार इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ओके, उसको प्राइवेट प्लेयर जो है प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, वो उसमें जाएगा, शेयर मार्केट में लगेगा, किसी उसमें लगेगा। मतलब हमारा फ्यूचर भी शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं तो फिर तुम क्यों ले रहे हो भाई? जी, आप भी छोड़े ना इसको। उनको मिले या ना मिले, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि पीएफआरडी एक्ट रद्द हो और पुरानी पेंशन बहाल हो। सेंटर में, स्टेट में सभी कर्मचारियों के ऊपर ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। जनवरी 2004 से लागू हुआ है, हरियाणा में 2006 से लागू हुआ है, ये बंद होना चाहिए। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है जी, 8वां पे कमीशन। जी, पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे हैं। हाँ, 7वां पे कमीशन मनमोहन सिंह दे गए थे। हाँ, जाते जाते 7वां पे कमीशन जी जनवरी 2016 से लागू हुआ। 14 में ये सरकार आ गई जी। लेकिन उस चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले ही कांग्रेस की सरकार ने 7th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, उसका गठन उसने कर दिया था जी। अब हमें उम्मीद थी कि अब चुनाव वेतन आयोग आएगा, 8वां पे कमीशन का गठन होगा और कोई भी सरकार आएगी तो इंप्लीमेंट करेगी जी। सरकार ने 2 टूक मना कर दिया कि 8वां पे कमीशन का गठन नहीं होगा, पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। ये 2 कर्मचारी के बड़े मुद्दे हैं। जो खाली पोस्ट पड़ी हैं, वायदा तो ये था कि 2 करोड़ हर साल मिलेंगे देश में, और यहाँ भी 2 लाख की बात हो रही 2 लाख की बात है, 2 लाख हर साल मिलेंगे। हाँ। मतलब वो 10 गुना थे, ये थोड़ा सा नीचे आ गए थे। चलो हरियाणा की बात करें तो 20 लाख तो आने चाहिए थे, 20 लाख आने चाहिए थे, लेकिन हुआ नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े हमारे मनोहर लाल कहते हैं कि डेटा उठा के देख लीजिए, जो पिछली सरकारों ने जो नौकरियां दी उसके मुकाबले हमारा रेशियो, वो कहते हैं कि लगभग 25% ज़्यादा दी हैं। ये तो डेटा वो दे सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार में या उससे पिछली सरकार में जो कर्मचारी लगे थे वो कंटिन्यू काम कर रहे थे। इन 10 सालों में रिटायरमेंट का आंकड़ा देते सरकार, मतलब जो नई भर्ती हुई है जी, उसके अनुपात में अगर देखेंगे तो रिटायरमेंट ज्यादा है। रिटायरमेंट ज्यादा हुई है। हाँ, आप कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, भर्ती कम हुई है। बिल्कुल। जो भर्ती हुई है सरकार के दावा जो है हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक होगा, लेकिन जो रिटायरमेंट है वो भी तो बड़ी संख्या में होगा जी। नेट उसका जो असर पड़ना चाहिए वो क्यों नहीं पड़ा? रिटायरमेंट ज्यादा हो गई, भर्तियां नहीं हुई, नए पद सृजित नहीं हुए। इसलिए अब ये दूसरे तरीके से दाएं बाएं से काम निकालने का प्रयास करें। टाइम गैप अरेंजमेंट के नाम पे ये जो कौशल निगम, आउटसोर्स, डीसी रेट, हमारा और तीसरा मुद्दा क्या है जी? हम ये बोलते हैं कि जितनी ये पोस्ट खाली पड़ी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करो। और मग्गू जी 20-20 साल हो गए कच्चे कर्मचारी है डीसी रेट पे। मतलब कच्चा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे लगाते हैं? आपके पास रेगुलर भर्ती होके आनी है, जब तक भर्ती ना होकर के आए जब तक टाइम गैप अरेंजमेंट काम कर ले। ठीक बात है, बिल्कुल। 8 साल, 10 साल, 15 साल से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, इससे बड़ा ज्यादा शोषण क्या होगा? है? अगर आप ये कहें उनको परमानेंट वैकेंट पोस्ट दिखा करके भरा जाना चाहिए, होना तो ये चाहिए। सर 2011 में 14 में पिछली सरकार में, उससे पहले पॉलिसी बनी। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं हुआ। जबकि पहली सरकारों में आंदोलन के दम पर पॉलिसी बनती रही, रेगुलर होते रहे। फिर हम ये कह रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं सफाई कर्मचारी रेगुलर बहुत सारे किए, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे उनको बड़ी संख्या में किया। कभी हमारे एक तरह वो आए तो उनको पूछ लेना, जरा संख्या पूछ लेना, कहाँ भर्ती रेगुलर करें। जी, जी। एक भी नहीं रेगुलर करा। हम ये कह रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं
कि ये जो नौजवान है, यूथ है, आंकड़े बोलते हैं कि 35 साल के उम्र का जो हमारा यूथ है वो 55% के करीब, उससे ज्यादा है। हाँ, युवा देश उनको है नौकरी चाहिए, नौजवानों का देश है। आप नौकरी उनको मिल नहीं रही तो क्या हालत होगी। और फिर इशू भी नहीं है। अगर बेरोजगारी इशू हो, इस पार्लियामेंट चुनाव में अगर आप देखेंगे, बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है। हाँ, मुद्दा तो अब ये पिछले 102 सीटों का चुनाव पहले दौर में हुआ, उसके बाद जो है मालूम नहीं इनको क्या लगा है। ये तो ये लगा हो कि भाई तुम पिछड़ रहे हो तो दूसरे ही मुद्दे आ गए। मतलब उनको मालूम है कि नौकरी देने से इससे वोट नहीं मिलेंगे, उससे वोट मिलेंगे। तो लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब आप देखेंगे हरियाणा के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ये कहते हैं साहब जो सेंटर देगा वो हम राज्य में लागू कर देंगे। पे कमीशन उन्होंने बैठा था, मैं नहीं बैठाते जी। और पुरानी पेंशन के लिए एक सेंटर ने कोई कमेटी बिठा रखी है, बना रखी है, जो वो रिपोर्ट देगी उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो ये हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है, HRA जी, HRA जिसे बोलते हैं, 7th पे कमीशन में जी, जब 50% हाउस रेंट पार कर जाएगा, हो जाएगा, जो अब इससे हो गया हमारा जनवरी से, तो हाउस रेंट का जो स्लैब है वो 10, 20 और 30, मतलब 10 जो है रूरल में, 20 जो है फिर शहरों में, और 30 जो है महानगरों में। सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। 8, 16, 24 है जी, 25% जब हुआ, 9, 18, 27 होना चाहिए था, और अब 10, 20, 30 होना चाहिए था। जी, 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 उसको भी लागू नहीं कर रहे। आपने शुरुआत में बोला पेंशन की क्या विसंगतियां हैं, देखो कितनी जायज बात है जी, कि हमारे लगभग 3 लाख पेंशनर हैं हरियाणा में, देश में करोड़ों हैं जी, और देश में जो 30 लाख बोलते हैं ना पोस्ट खाली पड़ी हैं, 30 लाख नहीं सर, 1 करोड़ के करीब है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख पोस्ट खाली भरेंगे उनको, वो ये कह रहा है कि हम इनको भरेंगे, लेकिन हम जो है बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन और वर्कलोड के हिसाब से लगभग 1 लाख पोस्ट खाली है। ये 30 लाख के करीब, 1 करोड़, 1 करोड़ सॉरी, 1 करोड़, उसको भरने की बात हम करेंगे। तो ये भरे जा रहे। तो पेंशनरों का जो सवाल था, अब आप देखेंगे पेंशनरों का नियम क्या है। 80 साल की जब एज होगी पेंशनर की, जब 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन जो हमारा सर्वे है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, 4% भी पेंशनर बचते नहीं 80 साल की उम्र पार करते हो, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसका मतलब देना नहीं है। ये बहुत पुराना नियम है जी। वैसे तुम कह रहे हो सारे नियम बाबा आदम के हम बदल देंगे, अगर जो टाइम के ये वो इसको क्यों नहीं बदलते। हम ये कह रहे हैं 58 में रिटायर हो तो 65 साल जब उम्र हो 5% बढ़ा दो, 70 हो 5% बढ़ा दो, 75 हो 5% पेंशन में बेसिक पे में 5% की बढ़ोतरी जी। 65, 70, 75, 80 में ऑटोमेटिकली 20% आपकी हो गई जी, ताकि किसी को लाभ मिल जाए। और ये 80 में देते हैं सीधा, ये 80 में 20 देते हैं, 80 तक कर्मचारी पहुंच बहुत 4% भी नहीं, 4% जी, 3%, 4% कर्मचारी बचते हैं, 80 से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। फिर आप देखिए पेंशन कम्यूटेशन करते हैं, मतलब एडवांस लेते हैं, अब उसको 15 साल में रिकवरी करेंगे। जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुश्किल से 4% होगा, लेस देन 4% ही है, और वहां लगभग 10% से ज्यादा इंटरेस्ट उनसे लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो 15 साल वाला है, ये इसकी रिकवरी 10 मैक्सिमम 12 साल में इसकी रिकवरी होनी चाहिए। लंबा क्यों खींच कर लेकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से कैलकुलेशन उसकी करो जी। तो ये जो पेंशनरों की करोड़ों जो पेंशनर हैं पूरे देश में, हरियाणा में 3 लाख से ज्यादा हैं, उसकी बात को भी नहीं सुना जा रहा जी। तो ये जो इशू हमारे हैं, ये जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन से हो रहा है, हम ये कह रहे हैं जैसे रोडवेज है, आप पलवल से यहाँ आ रहे हैं, बल्लभगढ़ बस अड्डा है, वहां राजस्थान की बस भी है, एक आध एमपी की भी है जी, राजस्थान की भी है, दिल्ली की भी आती है जी। आईएसबीटी बल्लभगढ़ से आईएसबीटी, हरियाणा रोडवेज की बस को सबसे पीछे खड़ा करना, उनको आगे खड़ा करना। सबसे पहले रोडवेज की पीछे वाली बस भरेगी जी सवारी को। अलीगढ़ रूट से एक दिन में आ रहा था, तो अलीगढ़ रूट पे
बल्लभगढ़ से अलीगढ़ रूट है, हम्म, तो वहां यूपी रोडवेज की बस खड़ी थी अलीगढ़ में, आपका भी वास्ता पड़ता होगा भी हाँ जानना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सवारी नीचे खड़ी है, बस खड़ी है। मैं आया, मैंने कहा ये बस खड़ी है जल्दी खराब होगी क्या? बोला नहीं। मैं फिर इस पर चढ़ क्यों नहीं रहे? बोला हरियाणा रोडवेज की नीली बस आएगी उसमें जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब हरियाणा वाली बसों में गारंटी है, गारंटी यानी कि हरियाणा के कर्मचारी जो है रोडवेज के, उनकी गारंटी है, फिर अच्छा काम करते हैं या सरकार की गारंटी है? नो 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 नहीं, वैसे सरकार कर्मचारी मानता हूं मैं। देखो सरकार कर्मचारी का हिस्सा है ना, पार्ट है कर्मचारी भी। अगर सरकार की पॉलिसी ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर्मचारी करेंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि जिसने राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा हो कई सारे हरियाणा रोडवेज को, बेस्ट सर्विसेज के लिए, कम एक्सीडेंट के लिए, सेफ सर्विसेज के लिए। आपकी बेटी, मेरी बेटी जी, मेरी बेटी वहाँ MSc करती थी जी हिसार। सुबह मैं बैठा देता था यहाँ और चैन से सो जाता था। प्राइवेट बस में बैठा करके आप सबको दिखा नहीं सो सकते थे, ठीक बात है बिल्कुल। और जो दिल्ली की घटनाएं हैं, हाँ हाँ बिल्कुल उसी ठीक हैं। बात अगर सरकारी होती तो नहीं होती। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बेटर सर्विस, एक्सीडेंट कम, भरोसेमंद सर्विस, आप उसको भी क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे? जी उसका विस्तार क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल। वहां मतलब कर दिया। बिजली है, अब आप देखेंगे बिजली के सेक्टर में बिजली अमेंडमेंट बिल, निजीकरण का रास्ता, जी चलो लंबी बात नहीं। अब ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, फोन की तरह। जी, आप मीटर लगवाएंगे, उसको प्रीपेड करेंगे, हाँ रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे, अगर पैसा खत्म बिजली बंद। जी हम ये करें साहब, मोबाइल की तुलना बिजली से नहीं की जा सकती। वो मदर इंडस्ट्री है। आपका फोन एक दिन ना सुना, कोई बात नहीं, रख लो नीचे, नेट ना चला, रख लो नीचे। एक दिन बिजली ना है तो क्या बनेगी? फिर उससे क्या है कि वो जो सारा जो डाटा है, अब उससे पहले क्या कर रहे हैं, उससे पहले ये कर रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट अब उत्पादन में प्राइवेट होने लग गया। अब वो जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो कह रहे हैं कि जो पीक लोड है जी 6 से 10, उसमें ये जो सुबह वाला टैरिफ है इसमें बिजली नहीं देंगे। हाँ सरकार क्या करी है, सुबह टैरिफ अलग होगा, सस्ती होगी, अलग अलग टैरिफ होगा। जी उन्होंने 99 रुपए पर यूनिट की डिमांड की थी, 50 रुपए अप्रूव किया है सरकार ने। जी सरकार ने। अगर आपके पास सुबह बिजली 2 रुपए मिले और रात को 6 से 10 अगर वो 30 रुपए मिले तो क्या हालत बनेगी? जी किसान का क्या होगा? बिल्कुल। किसान की कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी हम उसमें देंगे। सब्सिडी तो गैस के सिलेंडर पर भी थी, उसका क्या हुआ? तो बिजली जैसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है हमारा, उसको भी तुम इस तरीके से प्राइवेट कर रहे हो, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लेकर के आ रहे हो। तो कितने ही लोग ऐसे 2 महीने बिल नहीं भरते, वो अगली बार भर देते हैं, अगली बार भर देते हैं, कंजम्पशन कम है, तो उसके बाद तो बिजली बंद हो जाएगी। उनका पहले ही जुगाड़ कर रखा है। डाटा हमारा सारा का सारा प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा, फिर इसका निजीकरण करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि बिल वो पास हो नहीं रहा। अब आप देखेंगे डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर हमला है। आप प्रदर्शन करेंगे, अब धारा 144 तो लगभग लगी रहती है। डीसी ऑफिस पर आप कहीं भी जाओगे, पलवल देख लो, फरीदाबाद देख लो और कहीं देख लो, लगी रहती है। कोई कारण पूछे, कोई कारण नहीं होता है, धरना प्रदर्शन नहीं करा जाएगा। दिल्ली जंतर मंतर पे आप देखेंगे, इतना आसान काम नहीं है। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में अगर रैली करोगे तो शायद 2 दिन पहले तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और परमिशन मिलेगी मैं तो भुगत आप वो कहेंगे दिल्ली पुलिस के जो मेटल डिटेक्टर मशीनें हैं ये लेकर आना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरे ये सब कुछ आपने लेकर के आना पड़ेगा, और जितना भी वहां स्क्रीनिंग मशीन है वो सब आपको लेकर आना पड़ेगा। अगर वो सब लेकर के आते हैं तो कई लाख रुपए तो उसमें चाहिए। बिल्कुल। तो आसान नहीं है, जंतर मंतर पर भी आसान नहीं मतलब ना आंदोलन करना आसान है, मांग पूरी होती नहीं। आंदोलन से एक बात आगे चले उससे पहले 2 क्वेश्चन आपसे और रखता हूं। जी जी। आंदोलन सरकार में बहुत हुए, कर्मचारियों का आंदोलन चलते रहे, किसानों का आंदोलन चल रहा है, और खिलाड़ियों का आंदोलन बीच में बिना किसी फैसले खत्म हुआ। असल में तो मैं तो ये कहूँगा, सरकार के लोगों ने आपको एक नया नाम दिया था कि ये सब आंदोलनजीवी हो चुके हैं। क्या अपनी मांगों को लेकर के या जो मूलभूत आपकी जरूरत है उनको लेकर के आंदोलन थे, या बाकी आंदोलनजीवी हो चुके हैं?
कुछ चुभने वाला सवाल है, आपको लगेगा। कुछ सास ये भूल जाती हैं कि कभी वो भी सास थी, कभी वही बहुत ही वो भी वही थी, सॉरी, जी। वो भूल जाते हैं। स्मृति ईरानी याद करवा रहे हो आप, सास भी कभी बहुत थी। नहीं चलो, उनको तो बहुत बड़ी लीडर हैं, हम तो क्या उनको याद कराएं। ये जो अब वर्तमान में सत्ता में है, ये लगातार आंदोलन में थी। सिलेंडर के अगर थोड़े से दाम बढ़ जाते थे, बिजली के दाम बढ़ जाते थे, पानी के दाम बढ़ जाते थे, सड़कों पर आते थे और पूरा ड्रामा करते थे, है ना। और आंदोलन कर करके ही वो यहाँ आ गए। अब इन्होंने वही आंदोलनकारी आंदोलनजीवी बना दिए, आंदोलनजीवी, परजीवी, पता नहीं कितने कितने नाम लेते हैं जी। जबकि ये वहीं से उसी रास्ते से सत्ता तक आए हैं। तो इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आंदोलन करने में बहुत ताकत लगती है, बहुत पैसा लगता है, इतना आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आंदोलन करने बिल्कुल भी तैयार नहीं है, नहीं करना चाहता जी, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो, मतलब उसके अस्तित्व को ललकार रहे हो, पब्लिक सर्विसेज को सत्यानाश आप करने पर लग रहे हो, एजुकेशन को तबाह कर रहे हो, मतलब ये सारा का सारा जो कर रहे हो, तो हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई चारा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही याद दिला दिया। सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी यहीं थे। हाँ, अगर हम देखते हैं एक बात और जी, अगर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की छूट की सीमा है। हमारे ग्रुप डी तक का कर्मचारी इनकम टैक्स भरता है, 11 महीने की 10 महीने की तनख्वाह उसको मिलती है, बाकी इनकम टैक्स में कट जाता है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो सरकार के पास है। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 10 लाख रुपए तक स्लैब बढ़ाई जाए। हाँ, नहीं लगना चाहिए। जी जी। तो हमारी मोहतरमा मैडम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कि इनकम कम करो, हाँ, तब इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। जबकि कारपोरेट टैक्स देखते हैं तो आपने 30% से 22% लिया है। अरे हमारी भी बात सोचो, पहले हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो 2000 उससे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहते थे कि जो सैलरी पेड एम्प्लॉइज है, मोदी जी जो सैलरी पेड एम्प्लॉइज है वो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, अगर सरकार आएगी तो हम उसको रिफंड करेंगे, कुछ उसको फायदा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं साहब, और रिफंड कब मिलेगा। दूसरा, कोविड काल में जब संकट आ रहा था तो अपील करी भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो महंगाई भत्ता है उसको हम नहीं देंगे, 18 महीने का नहीं देंगे, जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी जब आपको दे देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, संकट का दौर है, सरकार मतलब है देश के लिए, हम करेंगे। अब सरकार के ही आंकड़े हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ प्रति महीना पार कर गया जी। अब हम मांग रहे साहब, ये पेंशनर है बेचारे, इस डीए पर ही गुजारा उनका हो रहा है, कर्मचारी हैं वो 18 महीने का डीए दे दीजिए। आपके पास खजाना लबालब भरा है, लेकिन वो देंगे नहीं। पूंजीपतियों के माफ कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे आज इन नीतियों के कारण से, हम वैसे कोई नहीं कर रहे, लेकिन इन नीतियों के कारण से एक देश में 2 देश हैं, एक चमक रहा है बिल्कुल, और जैसे इंडिया शाइनिंग इंडिया, हाँ वो तो हो रहा है। 1% लोगों के पास 40% धन दौलत है, और जो नीचे के 50% लोग हैं उनके पास 3% है, और ये 3% ही 50% से ज्यादा टैक्स देते हैं। वो टैक्स भी नहीं देते। 10 कारपोरेट घराने, केवल 10 कारपोरेट घराने, उनके पास 50% से ज्यादा धन दौलत है। अरे साहब थोड़ा सा टैक्स उन पर लगा दो, थोड़ा सा लगा दो। आप लाखों करोड़ रुपए की राहत तो दे रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स लगा दो। ये जो गरीब है, एजुकेशन, हेल्थ, ये पूरी तरीके से इसका नक्शा बदल जाएगा। हमारा जो ज्यादातर पैसा हेल्थ और एजुकेशन में लग रहा है, अगर आप इसको बेटर कर दें, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देंगे, चिरायु योजना, फलाना योजना, हम ये कह रहे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकार का पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों दे रहे हो आप? हाँ। इनको बेटर सर्विस दो इनको। जब कितनी मतलब ऐसी जगह हैं जहां सरकारी स्कूल जी और हॉस्पिटल उसमें लोग आते हैं। केरल में आप जाकर के देखो, मैं खुद जाकर के देख कर गया हूँ। हेल्थ और एजुकेशन में कितना बेहतरीन तरीके से काम किया, प्राइवेट स्कूल में और उस हॉस्पिटल में लोग नहीं जाते, तो ये भी कर सकते हैं। सरकार का पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को देने की बजाय अपनी जो हॉस्पिटल हैं उनको करो, बेटर करो और हॉस्पिटल खोलो, इसमें करें, लेकिन उसको
नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो पॉलिसी सरकार की है, ये निश्चित तौर से हमारे कर्मचारी विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। अब जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, वहां धरना प्रदर्शन पर लगातार पाबंदी है। त्रिपुरा में आप देखेंगे लगातार हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं वहां। बंगाल में आप देखेंगे वहां भी विक्टिमाइज किया जा रहा है। यूपी में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगातार वहां लगाया जा रहा है। धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते हम, तो करें क्या? जब आप शिक्षा को तबाह करोगे, ट्रांसपोर्ट को करोगे, तो हमें लड़ना पड़ता है। आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील समझौते होते हैं। आज तक आंगनबाड़ी का समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। आशा वर्कर निरंतरता में लड़ रही हैं, समझौता लागू नहीं हुआ। तो ये जो सारा गुस्सा है एक जगह इकट्ठा ही तो हो रहा है जी। पैमाने पर ये रिफ्लेक्ट होगा। समय आ गया है, आए तो वो देखेंगे लोग। क्या अंतिम सवाल है आपसे, क्या कर्मचारियों का जो संगठन है या जो हरियाणा के 3 लाख कर्मचारी आप बता रहे हो लगभग, और 3 लाख पेंशनर परिवार लगभग, क्या मूड लग रहा है जनता का? ऐसा है जो हमारा संगठन है। और क्या आगे से उम्मीद है कोई, अगर आपको लगता है कि जैसे आपने बताया कुछ राज्यों में हो गया, तो क्या किसी और से उम्मीद है? फाइनल सवाल जो आपसे। एक तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम कोई फतवा जारी करें, इस तरीके का नहीं है। हमने सभी ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हरियाणा के संदर्भ में हमारा जो संगठन शकुंतला संघ हरियाणा है, उससे माननीय नायब सैनिक को पत्र लिखा है और सभी को हम मांग पत्र दे रहे हैं जी, चुनाव को लेकर के अपना मांग पत्र है जो ज्ञापन दे रहे हैं जी। और हम ये करेंगे, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां, ये इसके ऊपर अपना स्टैंड स्पष्ट करें जी। जिसमें पुरानी पेंशन देंगे नहीं देंगे, हाँ। कच्चे कर्मचारी जो ठेके वाले उनको रेगुलर करेंगे नहीं करेंगे, खाली पदों को भरेंगे नहीं भरेंगे। ये मतलब कर्मचारियों का अपना एजेंडा एक है जो सरकार को और विपक्षी दलों को सबको दे रहे हैं, और वो अपना स्टैंड इस पे क्लियर करें। बिल्कुल। और उसके आधार पे कर्मचारी संगठन और कर्मचारी अपना अपने विवेक से फैसला करें। बिल्कुल। हमारे कर्मचारी समझदार हैं जी, जनता भी समझदार है, मजदूर भी समझदार हैं। अपने विवेक से पिछले 5 साल में कितनी पिटाइयां हुई हैं, कितने चार्जशीट हुई हैं, कितने लाठीचार्ज हुआ है, कितने रोड सड़कों पर आए हैं, उनको सब याद है और भूलेंगे नहीं। लास्ट में फिर उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं कि साहब कोई नहीं, अब तो बता दो कि आप इन मांगों पर क्या करोगे जी। तो उनका जो रुख आएगा उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला लिया जाएगा। तो चुनाव को लेकर सबके अपनी बातें हैं। जब बीजेपी का संकल्प पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, तो कर्मचारी संगठनों का एक एजेंडा पत्र है। अपना एजेंडा तमाम नेताओं के पास पहुंचा रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, और उनसे पूछना चाहेंगे, अपना स्टैंड क्लियर करें कि इसको लेकर क्या है। हरियाणा के मतदान में अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय का समय बचा हुआ है। हरियाणा की जो चुनावी गतिविधियां हैं अब वो उफान लेंगी, और उसके साथ साथ क्या कर्मचारी किस करवट होंगे, क्या किसान फैसले करेंगे, क्या मजदूर, क्या पूंजीपति, क्या उद्योगपति, क्या गरीब, मतलब सभी के अपने अपने मुद्दे होंगे और उन पर चुनाव चलेगा। और इसी प्रकार की चर्चाओं के साथ हम निरंतर आपके साथ आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।